गरीब का क्ले व्हीकल्स। गरीब कुमार हरिया जो कि मटके बनाता और उसे बाजार में बेचा करता था। उसे एक महेश नाम का बेटा था जो कि आवारागर्दी करके गांव में घूमता था। एक बार हरिया मटके बना रहा था कि तब वो चक्कर आकर गिर जाता है। अपने पिताजी को लेकर महेश डॉक्टर के पास जाता है। तब डॉक्टर कहते हैं, अरे महेश, तुम्हारे पिताजी को तो लकवा मार गया है। अब वो कभी काम नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर की ये बात सुनकर महेश बहुत ही दुखी हो जाता है और अपने पिताजी को घर वापस ले आता है। उस दिन के बाद से महेश आवारागर्दी करना छोड़ देता है और अपने पिताजी की अच्छे से सेवा करके घर चलाने के लिए मटके भी बनाना शुरू करता है। लेकिन एक बार वो सोचता है, ये मटके बनाना और बेचने से कुछ ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे। मुझे कुछ नया करना होगा जिससे ज्यादा पैसे मिले। इस तरह से महेश सोचने लगता है। तभी उसे क्ले व्हीकल्स का आइडिया आता है। महेश क्ले व्हीकल्स बनाना शुरू करता है। इस तरह से वो तरह तरह के क्ले व्हीकल्स बनाता है और उसे बाजार में बेचने लगता है। बाजार में क्ले व्हीकल्स देखकर सब चकित हो जाते हैं। एक आदमी उसे कहता है, अरे वाह महेश, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारे बनाए हुए क्ले व्हीकल्स बहुत ही अच्छे हैं। जी हाँ, और इससे वातावरण भी दूषित नहीं होता। ये बिल्कुल इको फ्रेंडली है। तुमने बहुत अच्छा किया महेश, जो तुम ये काम करने लग गए। महेश के क्ले व्हीकल्स की बाजार में डिमांड होने लगती है। हर कोई उसके क्ले व्हीकल्स की तारीफ करता। ऐसे ही एक दिन महेश के सारे क्ले व्हीकल्स बिक जाते हैं और महेश को अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। वो बहुत ही खुश हो जाता है। एक दिन वो क्ले व्हीकल्स बना रहा था कि तभी वहां मदन नाम का आदमी आता है और वो कहता है, क्या तुम ही महेश हो जो क्ले व्हीकल्स बनाता है? जी हाँ, मैं ही महेश हूँ। बोलिए क्या काम है। तुम्हें आज से ये क्ले व्हीकल्स बाजार में बेचने की जरूरत नहीं है। तुम बस क्ले व्हीकल्स बनाकर रखो, मैं उन्हें शहर में बेचने का काम करूंगा। शहर में क्ले व्हीकल्स की बहुत कीमत मिलती है। ये लो एडवांस। मदन महेश को एडवांस देता है। महेश को पैसे देखकर बहुत खुशी हो जाती है। मदन क्ले व्हीकल्स को अपने ट्रक में भरता है और उन्हें लेकर शहर जाता है। लेकिन महेश को पता नहीं रहता कि मदन क्ले व्हीकल्स की आड़ में कोई अलग ही काम करता है। वो उन क्ले व्हीकल्स के आड़ में ड्रग का कारोबार कर रहा था। बच्चों के क्ले व्हीकल्स पर कोई शक नहीं करता और मदन का काम भी आसानी से हो रहा था। एक बार मदन के ट्रक को पुलिस पकड़ लेती है। मदन वहां से भाग जाता है, पर पुलिस उन क्ले व्हीकल्स की छानबीन करते हुए महेश तक पहुंच जाती है। अच्छा, तो तुम हो वो महेश जो क्ले व्हीकल्स बनाकर ड्रग का स्मगलिंग करते हो? अरे सर, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता। मैं तो सिर्फ क्ले व्हीकल्स बनाता हूँ। मैंने अभी तुम्हारा क्ले व्हीकल से भरा हुआ ट्रक जब्त किया है, जिसमें ढेर सारा ड्रग्स है। पुलिस महेश की एक भी बात नहीं सुनती और उसे उठाकर जेल में डाल देती है। महेश बहुत कोशिश करता है पुलिस को समझाने की। सर, वो सारे क्ले व्हीकल मैं ही बनाता हूँ, लेकिन मदन नाम का आदमी मुझसे वो क्ले व्हीकल्स खरीदता है और उसे ले जाकर शहर बेचता है। मैं बेकसूर हूँ। हर गुनाहगार यही कहता है। बस एक बार वो मदन हाथ लग जाए, फिर तुम दोनों को देख लूंगा। नहीं नहीं सर, मेरा यकीन कीजिए और मुझे कुछ घंटे की मोहलत दीजिए। मैं उस मदन को पकड़वाने में आपकी मदद करता हूँ। पुलिस भी थोड़ा सोचती है और महेश को एक मौका देती है। महेश पुलिस स्टेशन से ही मदन को फोन करता है और उसे क्ले व्हीकल्स बनकर रेडी है इस तरह से कहता है, अरे मैं 2 दिन के बाद क्ले व्हीकल्स की डिलीवरी लेने के लिए आऊंगा, और मैं रात को ही आऊंगा ताकि लोगों को परेशानी ना हो। समझ गए ना? मदन को इस बात की खबर नहीं थी कि पुलिस उसे पकड़ने वाली है। पुलिस महेश के घर जाकर छुपकर रहती है। महेश मदन के आने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी ही देर में मदन एक ट्रक लेकर महेश के घर आता है। तब वो अपने आदमी से कहता है, अरे सुनो, जल्दी जल्दी से ये सारे क्ले व्हीकल्स ट्रक में भर दो। मदन महेश को पैसे देने लगता है। जैसे ही मदन के आदमी क्ले व्हीकल्स को ट्रक में भरते हैं, पुलिस मदन के घर से बाहर निकलती है और मदन और उनके आदमियों को पकड़ लेती है। मदन कहता है, अरे महेश, बोला बनकर मुझे ही फंसा दिया। धोखेबाज मैं नहीं, तुम हो मदन। तुमने मेरी क्ले व्हीकल्स के आड़ में ड्रग्स का धंधा किया। पुलिस मदन और उसके साथियों को स्टेशन ले जाती है। वहां पर उन दोनों की खूब धुलाई करती है। मदन भी सारी सच्चाई कबूल कर लेता है और ये भी बताता है कि महेश का उसमें कोई हाथ नहीं। फिर उस दिन के बाद से महेश खुद ही क्ले व्हीकल्स बनाता और उसे बाजार में बेचकर पैसे कमाने लगता है। बिहारी नाम का एक अमीर आदमी था।
वो बस ट्रैवल एजेंसी चलाता था। उसके पास जिग्नेश नाम का एक बस ड्राइवर था। वो बिहारी के बस में लोगों को एक गांव से दूसरे गांव पहुंचाते रहता था। मालिक, बस की सर्विस करानी है। कई महीने बीत गए, अभी तक बस की सर्विस नहीं हुई है। हाँ हाँ, मालूम है। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। सर्विस बाद में भी करवा सकते हैं, अभी उसकी जरूरत नहीं। और वैसे भी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम बस अपने काम से काम रखो। आया बड़ा। जिग्नेश बिना कुछ सवाल किए वहां से चला जाता है। वो अपने बस में यात्रियों का इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर में बस यात्रियों से भर जाती है। जिग्नेश निकलने ही वाला था कि वहां बिहारी आता है। अरे जिग्नेश, ये क्या? रुको थोड़ी देर, कुछ और यात्री आ रहे हैं। पर मालिक, बस तो भर गई है। अब मैं और यात्रियों को कहाँ बिठाऊं? अरे बिठाने की क्या जरूरत है? जिन लोगों को जाने की जल्दी होगी वो खड़े रह के भी यात्रा कर सकते हैं। ऐसा कहकर बिहारी वहां खड़े यात्रियों से कहता है। अरे आओ भाई आओ, बस निकलने को है। अगर ये बस चली गई तो फिर शाम तक आप लोगों को यूं ही इंतजार करना पड़ेगा। ना करवाने की वजह से वो खराब हो जाती है। उसमें कई सारी कमियां आ जाती है। वो ठीक से स्टार्ट नहीं हो रही थी। मगर बड़ी मुश्किल से स्टार्ट हो गई तो ब्रेक सही तरीके से नहीं लगते थे। मालिक, बस की हालत बहुत खराब हो गई है। अब मैं इस बस को बिना सर्विस के और नहीं चला सकता। अरे तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे तुम्हारे सिवा कोई और ड्राइवर है ही नहीं जो मेरी बस को चला सके। तुम रहने दो, बस की चाबियां दो और चलो निकलो यहाँ से, मैं किसी और को देख लूंगा। बिहारी सबके सामने जिग्नेश की बेइज्जती करता है। जिग्नेश को बहुत भला बुरा कहता है, जिस वजह से जिग्नेश को बड़ा बुरा लगता है। वो उदास होकर वहां से निकल जाता है। अचानक से नौकरी जाने की वजह से वो बहुत परेशान रहता है और सोच में पड़ता है। अब मैं क्या करूं? मेरी नौकरी चली गई। अब मैं कैसे घर का पालन पोषण करूं? मुझे विक्रम की कॉलेज की फीस भी भरनी है। जिग्नेश का एक बेटा था, विक्रम, जो शहर में पढ़ाई कर रहा था। जिग्नेश ये सोचते हुए जा रहा था कि अचानक से वो बेहोश हो जाता है। आसपास के लोग उसे अस्पताल में पहुंचाते हैं। अपने पिता की तबीयत के बारे में जानकर विक्रम अपने पिता से मिलने आता है। तब डॉक्टर विक्रम से कहता है। देखो, डरने की कोई बात नहीं है। तुम्हारे पिताजी ज्यादा स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गए हैं। इनको आराम करने दो, सब ठीक हो जाएगा। विक्रम अपने पिता को घर लाता है। जिग्नेश सारी बात अपने बेटे को बताता है। विक्रम कहता है। पिताजी, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। यह कहकर विक्रम वहां से निकलता है। विक्रम रास्ते से जा रहा था कि उसकी नजर एक कबाड़ की दुकान पर पड़ती है। वहां एक पुरानी डीजल बस खड़ी हुई थी। उसे देख विक्रम को एक ख्याल आता है। वो तुरंत अपने दोस्त विहान को फोन करता है और उसे वहां से बुलाता है। सुनो विहान, तुम एक मैकेनिकल इंजीनियर हो ना? हाँ हाँ, तुम्हें कोई शक है क्या? अगर ये बात जाननी थी तो फोन पर ही पूछ लेते, मैं यूं ही बता देता। देखो, ये मजाक का वक्त नहीं है। क्या तुम मेरे लिए एक ओल्ड डीजल बस रिस्टोरेशन कर सकते हो? हाँ हाँ, जरूर, क्यों नहीं। तुम भी सोच में पड़ जाओगी कि यह पुरानी बस है या नहीं। इस तरह से रिस्टोरेशन करके दूंगा मैं। विक्रम अपने पिताजी के दिए हुए पैसों में से थोड़े पैसे सेविंग कर रहा था। वो उन सेविंग किए हुए पैसों से वो बस खरीद लेता है। इधर विहान रिस्टोरेशन का काम शुरू करता है। वो ओल्ड डीजल बस में नए रंग भरता है और उसे अच्छे से रिस्टोरेशन करता है। विहान, क्या बस का काम खत्म हो गया है? हाँ हाँ, तुम आकर देख लो चाहे तो। विहान विक्रम को बस दिखाने के लिए ले जाता है। विक्रम बस को देखकर आश्चर्यचकित होता है और कहता है। अरे वाह यार, तुमने तो कमाल ही कर दिया। इस बस को देखकर तो कोई भी नहीं यकीन करेगा कि यह पुरानी बस है। पिताजी तो इसे देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। इस तरह विक्रम बस को लेकर अपने पिताजी के पास जाता है। जिग्नेश उस बस को देखकर खुश हो जाता है। वो उतने ही लोगों को बस में बिठाता है जितने कि उस बस में लोग बिना परेशानी के बैठ सके। लोगों को जिग्नेश की बस में जाना बहुत अच्छा लगने लगा। जिग्नेश सही वक्त पर अपनी बस की सर्विस करवाता था।
जिसकी वजह से वो बस और भी स्मूथ से चलने लगी थी। इधर बिहारी का व्यापार ठप पड़ने पे आया था। बस बिना सर्विस के बिना घूमे खड़ी खड़ी खराब हो गई थी। बिहारी जिग्नेश को देखकर जलने लगा। एक दिन वो अपने मन में सोचता है, अरे इस जिग्नेश की वजह से सारे व्यापार का सत्यानाश हो गया है। मैं इसे और इसके डीजल बस को ही नष्ट कर दूंगा। ऐसा सोचकर वो उस रात जिग्नेश के घर जाता है और डीजल बस को चुराने के लिए उसका डोर खोलता है और अंदर जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और अलार्म बजने लगता है। यह देख के बिहारी डर जाता है और चिल्लाने लगता है। अरे बचाओ, कोई है? दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकालो। अलार्म की आवाज सुनकर जिग्नेश बाहर आता है। वो बिहारी को देखकर सारी बात समझ जाता है और पुलिस को फोन करता है। पुलिस आकर जिग्नेश की खूब धुलाई करती है और उसे पीटते हुए पुलिस स्टेशन ले जाती है। इस तरह जिग्नेश अपने बेटे की मदद से कई सारे डीजल बस बनाता है और धीरे धीरे अपने व्यापार में खूब तरक्की करने लगता है। सुंदर बस्ती नामक गांव में रतनलाल नाम का आदमी अपने साले मनोहर के साथ रहता था। रतनलाल की बीवी अब इस दुनिया में नहीं थी, तो वो अपने साले से घर का और बाहर का सारा काम करवाता। अरे ओ मुन्नो, जरा बाजार से सब्जी तो ले आना। ठीक है जीजाजी। घर के सारे काम करवा कर भी रतनलाल मनोहर को ठीक से खाना तक नहीं देता। कभी कभी तो बेचारा भूखे पेट सो जाता। एक दिन रतनलाल ने खाने के लिए बाजार से मुर्गी मंगवाई। मनोहर मुर्गी लेकर आ रहा था, पर रास्ते में ही मुर्गी फड़फड़ाकर उड़ गई। मनोहर ने बहुत पकड़ने की कोशिश की, पर वह हाथ न आई। जीजाजी, वो मैं जब मुर्गी ला रहा था ना, तो मुर्गी उड़ गई। क्या तुमने मेरे 200 का नुकसान कर दिया? तुमसे एक छोटी सी मुर्गी भी संभली नहीं गई। इस तरह रतनलाल ने मनोहर को डांटते हुए घर से बाहर निकाल दिया। तब मनोहर बेचारा भूखा प्यासा गांव के बाहर एक पत्थर पर जाकर सो गया और सोते हुए उसे सपने में एक आवाज सुनाई दी। पत्थर हटाकर अंदर आओ, पत्थर उठाकर अंदर आओ। सपने में यह आवाज सुनकर वो एकदम चौंक कर खड़ा होता है। ये कैसा सपना है? और मुझसे कोई पत्थर हटाने क्यों कह रहा था? तो मनोहर पत्थर उठाकर देखता है कि एक सुरंग जमीन के अंदर जा रही है। तो मनोहर भी उसके अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो देखता है कि एक बहुत ही सुंदर सोने का पेड़ लगा है। तभी पेड़ से एक आवाज आती है। बेटा, मैं तुम्हें कब से पुकार रहा हूँ। अरे कौन है? मुझसे कौन बात कर रहा है? अरे बेटा, मैं पेड़ हूँ। और जादुई पेड़ मनोहर को एक सोने से भरा घड़ा दे देता है। अब मनोहर की जिंदगी बदल जाती है। मनोहर अपने लिए एक नया घर बनवा लेता है, नई गाड़ी और राशन की नई दुकान खोल लेता है और उस पेड़ की पूजा करने सुबह शाम जाता है। रतनलाल ये सब देखकर सोचता है, अरे इस गधे के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? इसको तो मैंने घर से भिखारी के जैसे निकाला था, पर ये तो माला माल हो गया। पता करना पड़ेगा। और एक दिन जब मनोहर पेड़ की पूजा करने जाता है, तो रतनलाल देखता है कि मनोहर जमीन के अंदर किसी सुरंग में जा रहा है। तो इस सुरंग में ही कोई राज है। और रतनलाल मनोहर का बाहर आने का इंतजार करने लगता है। जैसे ही मनोहर बाहर आकर अपने घर की ओर चला जाता है, मौका पाकर रतनलाल उस सुरंग में घुस जाता है और देखता है, ओ बाप रे, ये तो सोने का पेड़ है। तो मेरे साले साहब के अमीर होने का ये राज है। अगले दिन रतनलाल अपने साथ एक कुल्हाड़ी और आरी लेकर आता है और पेड़ को काटने लगता है। तभी पेड़ से आवाज आती है, दुष्ट आदमी, पेड़ को काटा नहीं जाता, उसकी पूजा की जाती है। तुम्हें काटकर घर ले जाऊंगा, फिर वहीं तुम्हारी पूजा करूंगा और मैं माला माल हो जाऊंगा। और पेड़ को काटने लग जाता है। तभी अचानक पेड़ वहां से गायब हो जाता है और रतनलाल निराश मन से घर को लौटता है। तो देखता है कि उसका घर टूटकर गिरा होता है और उसे बहुत नुकसान हो जाता है। और रतनलाल को ये समझ आ जाता है कि उसने क्या क्या गलती की है। जब मनोहर पूजा के लिए सुरंग में जाता है, तो पेड़ वापस जैसे का वैसा हो जाता है और खुशी खुशी पूजा करके वापस आता है।
अब मनोहर की जिंदगी खुशहाली से भर गई है।